नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज एक और नई कहानी के साथ मैं इस चैनल पर उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है द ट्रेवल्स मंथ्स। बहुत पुरानी बात है, यूरोप के एक गांव में एक विधवा स्त्री रहा करती थी। उसके 2 बेटियां थी। पहली बेटी हेलन उसके मृत पति से उसकी स्वयं की संतान थी। दूसरी बेटी मारुक्ला उसकी सौतेली बेटी थी। विधवा स्त्री हेलन से बहुत प्यार करती थी, परंतु अनाथ मारुक्ला उसे सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह हेलन से कई गुना खूबसूरत और प्यारी थी। मारुक्ला अपनी सुंदरता से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थी। वह इन बातों को समझती ही नहीं थी। अपनी माँ की बेरुखी से हमेशा ही वो प्यारी लड़की बहुत दुखी रहती थी। घर के सारे काम उसी को करने पड़ते। वो घर साफ करती, खाना पकाती, कपड़े धोती, गाय का दूध निकालती, सूत काटती, लेकिन तब भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट कायम रहती। घर में ऐसा कोई न था जो उसकी मदद करता। इतना सब होते हुए भी मारुक्ला कभी शिकायत न करती। अपनी माँ और बहन की झिड़कियां और बुरे व्यवहार को वह हंसकर झेल जाती, पूरे संयम के साथ। लेकिन उसकी इस सहन शक्ति और अच्छे व्यवहार का उसकी माँ और बहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका अन्याय और नीच स्वभाव बढ़ता ही जा रहा था। इस सबके साथ ही मारुक्ला की खूबसूरती भी समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी और हेलन की बदसूरती भी। इसी कारण से मारुक्ला की सौतेली माँ उससे पीछा छुड़ाने के उपाय सोचती रहती। वह जानती थी कि मारुक्ला के आगे कोई भी हेलन को नहीं पूछेगा, कोई भी उसे नहीं अपनाएगा। भूखा रखना, अंधेरे कमरे में कैद, अपशब्द, हर संभव उपाय उस घर में किया जाता मारुक्ला को परेशान करने के लिए। लेकिन फिर भी ये सब सहते हुए भी मारुक्ला और अधिक सुंदर और प्यारी होती जा रही थी। एक दिन हेलन ने एक अजीब सी फरमाइश की। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था, पर हेलन को ऐसे मौसम में जंगली वॉयलेट का फूल चाहिए था। उसने मारुक्ला को अपना आदेश सुना दिया। वह मारुक्ला से बोली, जाओ और पहाड़ी के ऊपर से मुझे वॉयलेट्स लाकर दो, और ध्यान रहे कि वो फूल एकदम ताजे और सुगंधित होने चाहिए। उन्हें मैं अपने गाउन में लगाऊंगी। लेकिन सर्दी के मौसम में वॉयलेट्स खिलते हुए किसी ने भी नहीं सुना होगा, मेरी प्यारी बहन, मारुक्ला बोली। ये सुनते ही हेलन आग बबूला हो गई और मारुक्ला को भला बुरा कहने लगी। उसने मारुक्ला को धमकी दी कि अगर वो उसके लिए वॉयलेट्स नहीं लेकर आती है तो वह उसे जान से मार देगी। हेलन की माँ ने भी अपनी बेटी का ही साथ दिया और उस कड़कड़ाती ठंड में मारुक्ला को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया और दरवाजा बंद कर लिया। मारुक्ला रोती हुई पहाड़ी की ओर चल दी। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक मारुक्ला पहाड़ी के जंगल में इधर उधर घूमती रही। अंत में वह राह भटक गई। उसे भूख लग रही थी, ठंड से वह कपकपा रही थी। वह अपने मरने की प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक दूर उसे थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी। मारुक्ला फुर्ती से उठी और रोशनी की दिशा में बढ़ने लगी। चलते चलते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आग जल रही है। आग के चारों ओर पत्थर के 12 आसन लगे हुए हैं, जिन पर 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये 12 व्यक्ति दिखने में कुछ अजीब से थे। पहले 3 व्यक्तियों के बाल एकदम सफेद थे, अन्य 3 अधिक वृद्ध नहीं थे। उसके बाद के 3 व्यक्ति युवा और सुंदर थे। अंतिम 3 व्यक्ति एकदम युवा थे। वे सब आग के चारों ओर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। ये 12 व्यक्ति वर्ष के 12 महीने थे। जनवरी का आसन अन्य की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा था। उसकी दाढ़ी और बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसके हाथों में एक छड़ी भी थी। उन्हें देखते ही पहले तो मारुक्ला घबरा गई, लेकिन कुछ क्षणों बाद उसने हिम्मत जुटाई और उन व्यक्तियों के पास पहुंचकर बोली, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ी देर इस आग के पास बैठ जाऊं? मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी है। वृद्ध जनवरी ने अपना सिर उठाकर मारुक्ला की ओर देखा और बोला, बेटी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुम क्या चाहती हो? मैं जंगली वॉयलेट के फूल ढूंढ रही हूँ, मारुक्ला ने उत्तर दिया। ये वॉयलेट्स का मौसम नहीं है, क्या तुम्हें चारों ओर फैली बर्फ दिखाई नहीं देती? जनवरी बोला। तब मारुक्ला ने उसे बताया कि उसकी सौतेली माँ और बहन ने उसे वॉयलेट्स के फूल लाने का आदेश दिया है। यदि वो उन्हें लिए बिना घर लौट गई, उसकी हेलन बहन उसे मार डालेगी। मारुक्ला ने जनवरी से प्रार्थना की कि वे बता दे कि उसे जंगली वॉयलेट्स कहाँ मिल सकेंगे। ये सुनकर जनवरी उठा और मार्च माह के पास पहुंचा
उसने अपनी छड़ी मार्स के हाथों में देते हुए कहा, भाई मार्स, तुम मेरा आसन ग्रहण करो। मार्स ने जनवरी की आज्ञा का पालन किया। उसने आग के ऊपर अपनी छड़ी फिराई। उसके ऐसा करते ही आग की लपटें आसमान छूने लगी, बर्फ पिघलने लगी, पेड़ों पर नई कलियां खिलने लगी, ताजी हरी घास उगने लगी और उनके बीच से छोटे छोटे प्राइम रोज की कलियां झांकने लगी। ये वसंत का मौसम था और सारी क्यारियां वॉयलेट्स के फूलों से नीली हो गई। जल्दी से फूल एकत्रित कर लो मारुक्ला, मार्च बोला। मारुक्ला ये देखकर खुशी से झूम उठी। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारे वॉयलेट्स एकत्रित करे। उसने जनवरी व मार्च को धन्यवाद दिया और घर की ओर भागी। हेलन और उसकी माँ आश्चर्यचकित होकर मारुक्ला और वॉयलेट्स को देख रही थी। वॉयलेट्स की सुगंध से पूरा घर भर गया था। उन्होंने मारुक्ला से पूछा कि उसे ये फूल कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसने कहा, पहाड़ी के ऊपर लगे पेड़ों के नीचे से। हेलन ने वे फूल लेकर रख लिए। उसने मारुक्ला को उसके लिए परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद भी नहीं किया। अगले दिन एक नई फरमाइश मारुक्ला के सामने रख दी गई। अब हेलन चाहती थी कि मारुक्ला उसके लिए एक स्ट्रॉबेरी लेकर आए। उसने पहले की तरह ताजी और मीठी स्ट्रॉबेरीज लाने का आदेश मारुक्ला को दे दिया। लेकिन बर्फ के मौसम में स्ट्रॉबेरीज कहाँ मिलेगी? मारुक्ला ने घबराते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम दो, मुझसे बहस मत करो। अगर तुम खाली हाथ लौटी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, हेलन चिल्लाते हुए मारुक्ला से बोली। ये कहकर फिर से उस प्यारी सी लड़की को घर से बाहर धकेल दिया गया। मारुक्ला भटकते भटकते फिर से उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंची जहां वही 12 महीने बैठे हुए थे। मारुक्ला ठंड से कांप रही थी। वह पुनः जनवरी के पास गई और थोड़ी देर आग के पास बैठ जाने की आज्ञा मांगी। जनवरी ने पहले की तरह ही उसे आज्ञा प्रदान की। फिर उससे वहां आने का कारण पूछा। मैं यहाँ स्ट्रॉबेरीज ढूंढने आई हूँ, मारुक्ला बोली। सर्दी का मौसम अपने मध्य में है, स्ट्रॉबेरीज बर्फ में नहीं उगती, जनवरी बोला। तब उदास मारुक्ला ने उसे बताया कि उसकी सौतेली माँ और बहन ने उसे स्ट्रॉबेरीज लाने का आदेश दिया है। यदि वह खाली हाथ गई तो वो उसे जान से मार देगी। उसने जनवरी से कहा कि वह उसे बताए कि इस मौसम में स्ट्रॉबेरीज कहाँ मिलेगी। तब जनवरी अपने स्थान से उठा और जून माह के पास पहुंचा। उसने अपनी छड़ी जून के हाथ में दी और कहा कि वो उसका स्थान ग्रहण करे। जून ने जनवरी की आज्ञा का पालन किया। आग के ऊपर उसने छड़ी घुमाई। आग की लपटें आसमान की ओर बढ़ने लगी। तुरंत ही बर्फ पिघलना शुरू हो गई। धरती पर हरियाली छा गई। पेड़ों पर नए पत्ते उग गए, पक्षी चहचहाने लगे और जंगल में विभिन्न किस्म के फूल खिल गए। यह गर्मी का मौसम था। झाड़ियों में छोटे छोटे सितारे के आकार के फूल स्ट्रॉबेरीज में बदल गए। कुछ ही क्षणों में हर तरफ लाल लाल स्ट्रॉबेरीज नजर आने लगी। जल्दी से उन्हें एकत्रित कर लो मारुक्ला, जून बोला। मारुक्ला ने सभी को धन्यवाद दिया और ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज अपने एप्रिन में भरकर घर की ओर भाग चली। स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरीज की महक सारे घर में फैल गई। हेलन और उसकी माँ अचंभित थी। उन्होंने मारुक्ला से पूछा कि वो स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लाई, तो उसने कहा, पहाड़ी के ऊपर जो पेड़ लगे हैं वहां पर ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज थीं। हेलन ने कुछ स्ट्रॉबेरीज अपनी माँ को दी और बाकी स्वयं ने खा ली। उसने मारुक्ला को एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं दी। 3 दिन भरपेट स्ट्रॉबेरीज खा लेने के बाद उसे अब ताजे लाल सेब खाने की इच्छा हुई। मारुक्ला फिर से हैरान परेशान थी। वो क्या करे क्या नहीं। कड़ाके की सर्दी में सेब कहाँ मिलेंगे? अभी तो पेड़ों पर ना ही पत्ते हैं और ना ही फल। रोते रोते वो प्यारी लड़की फिर से पहाड़ी की ओर चल दी। सारा मार्ग बर्फ से ढका हुआ था। बहुत ही कठिनाई से मारुक्ला पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां उसी स्थान पर 12 महीने आग सेक रहे थे। उसने पुनः जनवरी से आग के पास बैठने की आज्ञा मांगी। जनवरी ने उसे पुनः वहां आने का कारण पूछा। मारुक्ला ने रोते हुए बताया कि अब उसकी सौतेली बहन को ताजे रसीले सेब खाने हैं। यदि मैं खाली हाथ घर गई तो वो मुझे जान से मार डालेगी। यह सुनकर जनवरी उठा और एक बुजुर्ग से माँ के पास जाकर बोला, भाई सितंबर, तुम मेरा आसन ग्रहण करो। सितंबर उठा और जनवरी के आसन पर आकर बैठ गया। उसने अपनी छड़ी घुमाई। आग की लपटें और तेज हो गई और देखते ही देखते बर्फ गायब हो गई। पेड़ों की शाखाओं पर कुछ पीले पत्ते दिखने लगे थे। यह पतझड़ का मौसम था। पहले तो मारुक्ला उदास हो गई, ये सोचकर कि पतझड़ के मौसम में सेब कहाँ से मिल पाएंगे। तभी उसकी दृष्टि ऊंचाई पर लगे एक वृक्ष पर पड़ी जिसकी शाखाओं में लाल ताजे सेब लटक रहे थे। सितंबर ने उसे कुछ सेब तोड़ लेने को कहा। मारुक्ला ने प्रसन्न होकर पेड़ को हिलाया। पहले एक सेब गिरा, फिर दूसरा। ये काफी है, सितंबर बोला।
अब जल्दी घर जाओ। सभी महीनों को धन्यवाद दे मारुकला खुशी खुशी घर की ओर चल दी। हेलन और उसकी माँ इस बार भी अचंभित थी। हेलन ने पूछा कि तुम्हें ये सेब कहाँ से मिले? पहाड़ी की चोटी पर और भी हैं, मारुकला बोली। फिर तुम और अधिक क्यों नहीं लाई? हेलन ने गुस्से से पूछा। तुमने रास्ते में आते हुए कुछ सेब खा लिए हैं? नहीं, मैंने तो उन्हें चखा भी नहीं, मारुकला घबराते हुए बोली। मैंने पेड़ को 2 बार हिलाया था, हर बार एक ही सेब नीचे गिरा। कुछ गडरियों ने मुझे पेड़ को पुनः हिलाने की आज्ञा नहीं दी और घर लौट जाने को कहा। ये सुनकर हेलन अपनी माँ से बोली, मैं वहाँ स्वयं जाऊंगी और पहाड़ी पर लगे उस पेड़ से ढेर सारे सेब तोड़कर लाऊंगी। वो गडरिये यदि रुकने को कहेंगे तो भी मैं नहीं रुकूंगी, उस पेड़ के सारे सेब तोड़ लूंगी। अपनी माँ के रोके जाने पर भी हेलन ने उनकी एक न मानी। वह उस पहाड़ी की ओर चल पड़ी। सारा मार्ग बर्फ से ढका हुआ था। वह रास्ता भटक गई और इधर उधर मारी मारी फिरने लगी। थोड़ी देर भटकने के बाद दूर उसे कहीं रोशनी नजर आई। हेलन रोशनी की दिशा में ही चल पड़ी। चलते चलते वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई जहां मारुकला को 12 महीने मिले थे। हेलन पहले तो उन 12 महीनों को देखकर डर गई, फिर हिम्मत बटोरकर हिचकिचाते हुए आग के पास पहुंचकर हाथ तापने लगी। उसने किसी से भी इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, ना ही उसने विनम्रता से काम लिया। हेलन को वहां देखकर जनवरी ने उसके वहां आने का प्रयोजन पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं बूढ़े आदमी, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? यह कहकर वह उठकर जंगल की ओर चल दी। जनवरी को हेलन की ये बातें अच्छी नहीं लगी। अपमानित महसूस करते हुए उसने आसमान की ओर अपनी छड़ी घुमाई। तुरंत ही साफ आसमान बादलों से ढक गया। आग बुझ गई। तेज बर्फबारी आरंभ हो गई। बर्फीली हवाएं पहाड़ी पर चलने लगी। गुस्से के इस प्रकोप में हेलन फंस गई थी। उसके गर्म कपड़े भी उसे ठंड से बचा नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर हेलन की माँ उसके लौटने का इंतजार करती रही। वह बार बार खिड़की से झांकती पर उसकी बेटी उसे लौटती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे ही घंटों बीत गए पर हेलन वापस नहीं लौटी। तब हेलन की माँ ने स्वयं जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। हर चीज बर्फ से ढकी हुई थी। हेलन की माँ बहुत देर तक भटकती रही। वह हेलन को पुकारती जा रही थी परंतु वहां सिर्फ बर्फीली हवाओं की आवाज ही गूंज रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मारुकला घर के कामकाज निपटाती और प्रार्थना करती रहती कि उसकी सौतेली माँ और बहन सकुशल घर वापस आ जाएं। लेकिन वे दोनों तो उस बर्फीले तूफान में घिर चुकी थी, कभी घर न लौटने के लिए। अब मारुकला इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके पास एक छोटा सा घर, एक खेत और एक गाय थी। कुछ समय बाद एक ईमानदार किसान उसके जीवन में आया और फिर वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।